नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर लेकर हम उपस्थित हैं अपने भारतीय जो राज्य व्यवस्था जिसको हम कर रहे थे, इसका एक और महत्वपूर्ण क्लास संख्या 31 है। ये आपके इंडियन पॉलिटी जो भाई संतोष सर है, उसमें पूरी आपकी सारी प्रीवियस ईयर क्लासेस मिल जाएंगी, जिनको आप कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, जिसमें हम लोग संविधान की प्रस्तावना को कर रहे थे और संविधान की प्रस्तावना में काफी सारी चीजों को समझ लिया था। उसी के खंड में हम आगे और थोड़ा-सा बढ़ते हैं, कुछ और प्रस्तावना की चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे आज के हमारे इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए। जैसे अभी तक का प्रेम्बल क्या होती है, उद्देश्य क्या होती है, कब आई, कैसे आई, इसका इतिहास क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हमने समझी। अपना सुप्रीम कोर्ट इसको क्या मानता है, क्या संविधान का हिस्सा है या नहीं, इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। इसके बाद जो इसके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को देखा। इसके अलावा जो इसके 4 मूल तत्व हैं, उन तत्वों को देखा। साथ में जो इसके उद्देश्य हैं उनका भी विस्तार किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो इसमें शब्द प्रयुक्त हुए हैं उन चीजों को समझ रहे हैं कि उनमें एक हमारे लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने 2 शब्दों को जो है अच्छे से समझा था। एक हम भारत के लोग और दूसरा जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आज हम उसी से थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और एक तीसरे जो है कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो आपका है समाजवादी। अब समाजवादी में हमें क्या समझना है? देखिए, इस शब्द को अगर कहें कि कब से आया भारतीय संविधान में, क्या पहले से था? तो ऐसा नहीं है। आपका इसके लिए 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को याद है। इसके द्वारा शामिल किया गया, के द्वारा शामिल। तो यहाँ पे पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि क्या इसके पहले समाजवादी व्यवस्था भारत में नहीं थी? तो बिल्कुल बेटा, समाजवादी व्यवस्था पहले भी भारत में थी। ऐसा नहीं कि इस शब्द को जब शामिल किया गया इसके बाद से ही भारत समाजवादी होता। इसका पहले से ही थे। अगर यहाँ पे आपका एक प्रश्न ये पूछा जाए कि इस शब्द को पहली बार प्रयोग कब किया गया? पहली बार प्रयोग किसने किया, कब किया? ये प्रश्न आपसे अगर पूछ लेता है तो रॉबर्ट ओवेन का नाम आपको याद रखना। किसका? रॉबर्ट ओवेन, इनका नाम आपको याद रखना। इन्होंने ही इस शब्द को गढ़ा, या इन्होंने ही इस चीज को यहाँ पे लाया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 चीजें हैं। एक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट आपका है समाजवाद का। अब इस समाजवाद का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ये हमारे लिए इतना खास है, क्यों हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पे ये बेटा पढ़ने वाली है कि पहली चीज अगर कॉन्सेप्ट ये अगर आपसे कोई पूछे कि ये है क्या, तो ये पूंजीवादी के विपरीत अवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत, व्यवस्था के विपरीत ये व्यवस्था है। अब अगर इसके विपरीत है तो इसमें क्या ऐसा खास है? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये कैसी विचारधारा है, तो ये आपकी सामाजिक और आर्थिक विचारधारा। सामाजिक व आर्थिक विचार, ये आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो आपसे पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है कि अब अगर ये सामाजिक आर्थिक विचारधारा हो गई तो इसका क्या औचित्य है, क्यों इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है, क्या कोई खास बात है? तो इसलिए याद रखिएगा, हमेशा जब समाजवाद की बात आती है तो इसमें चाहे उत्पादन के साधन हो, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण आपकी हो जाएगी। क्या चीज? हमने कहा उत्पादन के साधन हो, या फिर आपके वितरण के साधन, या फिर वितरण के साधन हो, और साथ में एक चीज और होती, चाहे विनियमन। विनियमन मतलब कंट्रोल, विनियमन, विनियमन ये क्या है? इन सभी पर आपके जो समस्त साधन, इसका सामूहिक उत्तरदायित्व नियंत्रित था। कैसा? सामूहिक, सामूहिक क्या होगा? सामूहिक उत्तरदायित्व व सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक स्वामित्व व नियंत्रण, ये सबसे खास चीज है। विनियमन के समस्त साधन, समस्त साधनों। तो अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि सर आपने यहाँ पे ये बताया कि अगर उत्पादन, वितरण और विनियमन जो है इसके समस्त साधनों पर सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, तो ऐसी व्यवस्था तो भारत में लागू नहीं।
भारत में तो ऐसा किया नहीं जाता कि समस्त साधनों पे जो है सामूहिक उत्तरदायित्व है, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ ये हो जाता है कि यहाँ पे किसका आधिपत्य होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। तो भारत में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे किसका कंट्रोल है, जिस पे सरकार का कंट्रोल, और बाद में कुछ व्यवस्थाओं को बेच भी दिया गया है, सरकार के द्वारा बेच दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि हमने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, अब इन्वेस्टमेंट को हम निकाल रहे हैं, उसको हम निजी हाथों में सौंप देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है। भारत में क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। कैसी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो यहाँ पे अब यही समाजवाद जो है, समाजवाद को ही हम और आगे थोड़ा सा डिवाइड करते हैं और इसको समझते हैं कि ये कैसा समाजवाद है। तो समाजवाद यहाँ मुख्यतः दो तरफ है। यहाँ पे समाज जो हमने उधर पढ़ा, वही समाजवाद को यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और इसमें जो दो तरह के समाजवाद हैं उनको यहाँ पे हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई या समझने का प्रयास करें। पहला समाज क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद। और जो सेकंड आपका है, सेकंड थॉट्स क्या है, ये साम्यवादी साम्यवादी समाजवाद। ये क्या है, ये आपका सेकंड थॉट्स है। अब देखिए ये दो बातें हैं। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत किस रूप में होता है, आपका लोकतांत्रिक समाजवाद में आता है या फिर साम्यवादी समाज में आता है। साम्यवादी समाज की अगर बात करते हैं तो इसको हम एक दूसरे भी रूप में जानते हैं, जिसे हम राज्य आश्रित समाजवाद कहते हैं। कौन सा, राज्य आश्रित आश्रित समाजवाद। राज्य क्या होता है, मतलब सरकार, सरकार के आश्रित समाजवाद इसमें आपका हो जाता है। और इसका मुख्यतः आधार क्या होता है, इसमें आपका ये होता है कि जितने भी साधन है इनका राष्ट्रीयकरण किया, साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब जब साधनों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो निजी संपत्ति है, उन निजी संपत्ति का उन्मूलन हुआ। निजी संपत्ति का उन्मूलन, ये कॉन्सेप्ट आपको किसमें याद रखना है, ये आपको साम्यवादी समाज, साम्यवादी समाज मुख्यतः फिलहाल भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं अपनाई जाती है। हाँ, ये व्यवस्था आपके जैसे रूस वगैरह है या चीन वगैरह है, वहीं पे इस तरह की व्यवस्था को अपनाया जाता है। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें सभी साधन पे मुख्यतः किसका अधिकार हो जाएगा, तो सभी साधनों पर समाज का अधिकार, सभी साधनों पर समाज का अधिकार, ये है आपकी साम्यवादी विचारधारा। अब वहीं पे हम चलते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, और दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आपकी है लोकतांत्रिक समाजवाद। अब लोकतांत्रिक समाजवाद हम क्यों पढ़ते हैं, ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एक तरह से देखें तो ये हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। कैसी अर्थव्यवस्था, तो ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इसमें मिक्स रूप होता है। अब मिक्स रूप किसका, मिक्स रूप आपका साम्यवादी विचारधारा का भी होता है और आपका पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था का होता है। क्या हो जाएगा, साम्य धन पूंजी, दोनों के गुण, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये मिश्रित जो है आपकी जो साम्यवाद, इसमें क्या है, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की सहभागिता, सार्वजनिक मतलब समाज का व निजी दोनों की सहभागिता हो जाती है। ये आपकी यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है, वह सहअस्तित्व, साथ में सहअस्तित्व होता है, अलग अलग दोनों के, ये चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा खास हो जाती है, सहअस्तित्व की सहभागिता, यही व्यवस्था अपनी। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य की बात करते हैं कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ में यहाँ पे इसे
हम इंट्रोड्यूस करते हैं या इसे यहाँ पे लागू किया जाता है। तो देखिए कुछ चीजें होती हैं जैसे कि गरीबी है, कि गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में उपेक्षा होती है, जहाँ पे कुछ लोगों को उपेक्षित कर दिया जाता है, उनको संसाधन नहीं मिल पाते तो उपेक्षा हो जाती है। बीमारी हो जाती है जैसे हॉस्पिटल वगैरह, आपका प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे होते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों से गरीबी व अवसर, जो अवसर होते हैं, अवसर की असमानता को समझते हैं, अवसर की असमानता समाप्त, असमानता समाप्त कर, ये क्या है, ये आपके लोकतांत्रिक समाजवाद का कार्य है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि इस पे कुठाराघात कम करता है, इस पे प्रहार की अगर बात करते हैं इसको कम कम करता है, तो आपकी जो एलपीजी नीतियां होती हैं, एलपीजी की नीतियां, जिसमें आप उदारीकरण जानते हैं, कौन सी, उदारीकरण, इसका नाम आपने सुना होगा, उदारीकरण के साथ में निजीकरण आपने सुना होगा, निजीकरण यही आपका है। इसके अलावा आपका क्या है, इसके अलावा आपका वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, यही नीतियों को क्या कहा जाता है, इन्हीं नीतियों को आपको एलपीजी की नीतियां कही जाती हैं, जो कि भारत देश में कब अपनाई गई, 1991 में। पहले तो ये ज्यादा लोकतांत्रिक था, ज्यादा जो है समाजवाद की तरफ झुका हुआ था, लेकिन 1991 का जब आर्थिक संकट आता है, इसके बाद जो है आपकी एलपीजी की नीतियों को अपना लिया जाता है और आपका जो थोड़ा सा सिस्टम है ये पूंजीवाद की तरफ ज्यादा झुक जाता है। तो इस चीज को आप याद रखें। ये जो विचारधारा है, अगर ये पूछा जाए कि ये विचारधारा किससे संबंधित है, विचार, तो ये विचारधारा पंडित नेहरू जी की से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, उनके द्वारा दी गई, उन्हीं के द्वारा संबंधित है कि भैया हम दोनों रूपों को लेके चलेंगे, हम किसी एक रूप को अपनाएंगे नहीं। तो यहाँ पे ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये आपका समाजवाद का संदर्भ, समाजवाद में इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी। एक हम अब अगले महत्वपूर्ण को उस पे चलते हैं। यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया होगा, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो जो आपके चौथे शब्द पे चलते हैं जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, ये आपकी, इसी शब्द को अगर कहा जाए कि कब लाया गया तो यहाँ पे एक शब्द है पंथ निरपेक्ष, दोनों चीजें हैं, पंथ निरपेक्षता। तो देखिए अगर हम अपने मूल जो संविधान है उसकी बात करते हैं तो आपका जो मूल अधिकार है उसमें से धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता पहले से इंट्रोड्यूस की गई। ऐसा नहीं कि जब यहाँ पे आपका संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पे इसके शामिल किया गया, इसी के बाद से ही ये आया, ये पहले से ही अपने संविधान में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसे शामिल कब किया गया इस वर्ड को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42, इस चीज को याद रखिएगा, कब, 1976 में शामिल। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है। अब चलिए ये चीज तो आपने याद रख ली, लेकिन यहाँ पे आखिर इसका अर्थ क्या होता है, इन दोनों चीजों का सेम अर्थ होगा और दोनों चीजों का आखिर अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपल सा होता है, इनको नोट कर लीजिए, रट्टा में लीजिए। राज्य क्या होगा, धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा, धर्म के मामले में पूरी तरह से तटस्थ, किसी की तरफ नहीं झुका रहेगा, तटस्थ रहता है। वहीं पे अमेरिका का अलग सिस्टम है, अमेरिका में जो आपका धर्मनिरपेक्षता है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट टर्म में अलग हो जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी धर्म के मामले में तटस्थ रखा गया, तो किसी के धर्म के बारे में झुकेगा नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ने पे वहां पे हस्तक्षेप भारत के द्वारा किया जा सकता है, भारत की सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका वगैरह में उनके धर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस कभी नहीं होता, और बोलते तेजी से बढ़ती हुई ग्रो करती हुई इकोनॉमी, क्योंकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, हर एक चीज बहुत ही बेहतर ढंग से चलती है। शिक्षा व्यवस्था कहीं की भी बेहतर होगी तो इन सारे मुद्दों से, जो छोटे छोटे अन्य मुद्दे होते हैं, उनसे वो स्वतः ही निपट लेती है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा अच्छी दे देने से काफी सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। इसका एक जैसे तटस्थ के बारे में कंफ्यूजन हो जाए कि क्या है बेटा, तो इस चीज को यहाँ पे हम थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे, और ये लिख लीजिए आप यहाँ पे नोट करके कि भारत में सभी धर्म समान, भारत में सभी धर्म
समान है। सभी धर्म क्या है? समान है। और उन्हें सरकार द्वारा समान संरक्षण भी प्राप्त है। समान संरक्षण या कहें समर्थन, संरक्षण प्राप्त, ये आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाए। ठीक, ये तो यहाँ पे हो गया, आपके लिए खास चीजें हो गई। अब यहाँ पे बेटा एक और है जो आपको नोट करके लिखना। ऐसा क्या नोट में लिखवाने वाले, तो आप नोट करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। जैसे कि क्या है, यहाँ पे कुछ वाक्य हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला वाक्य है मार्क्स। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं धर्म जो है, धर्म को अफीम कहा। धर्म जो है सबसे बड़ा अफीम है कहा। ये चीज यहाँ पे आपको याद है। अच्छा, इसी के बारे में गांधी जी का भी एक वक्तव्य है जो बहुत बार पूछा गया है कि यहाँ पे क्या है, कहा गया है गांधी जी के द्वारा कि कर्म ही धर्म। यहाँ पे नोट कर लीजिए, गांधी जी, कर्म ही धर्म है। इस चीज पे हम भी याद रखेंगे। ठीक, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिसका कोई धर्म नहीं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसका धर्म ना। ठीक, ये गांधी जी का वक्तव्य। इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो सारी चीजें हो गई। यहाँ पे आपको एक सुप्रीम कोर्ट की भी चीज याद रखनी है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो आपकी है। ये क्या कहता है, यहाँ पे एक केस है, जो केस का नाम आपको याद रखना है, एस आर बोमाई, एस आर बोमाई वर्सेस भारत संघ, वर्सेस भारत संघ। ये मामला कब का है? ये मामला 1994 का है। इसमें क्या माना गया है? इसमें पंथ निरपेक्षता को क्या माना गया है? पंथ निरपेक्षता आपकी क्या हो जाएगी? ये आधारभूत हो जाएगी। संविधान का आधारभूत ढांचा है, ढांचा है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ये आपको यहाँ पे याद रखना। बोलो बेटा, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी? अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी तो एक छोटे से पॉइंट को हम और क्लियर करना चाहेंगे। तो इसमें क्या है, राज्य का धर्म के आधार पर विभेद करना। राज्य का ऐसे धर्म के आधार, धर्म के आधार पर विभेद। तो यहाँ पे मुख्यतः किसके आधार पर किया गया है? धर्म के आधार पर किया गया है। और यहाँ पे धर्म के आधार पे आपको मुख्यतः अगर बात करें तो तीन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको याद रखना है। कितने? तीन कॉन्सेप्ट। एक क्या है? एक आपका हो जाता है धर्म विरोधी, जो धर्म का विरोध करते हैं उन्हें धर्म विरोध कहते हैं। या फिर इन्हें हम नास्तिक, नास्तिक राज्य भी कहते हैं, नास्तिक राज्य। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, दूसरे की बात करते हैं तो ये धर्म सापेक्ष हो जाएगा आपका, धर्म सापेक्ष। ये क्या है? ये आस्तिक राज्य है, ये सैद्धांतिक राज्य है। कैसे राज्य हो गए? सैद्धांतिक राज्य हो गए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक है आपका धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष राज्य। तो यहाँ पे हमने तीन तरह के राज्यों के कॉन्सेप्ट को आपको दिए।
अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आपको समझना क्या है, समझना ये है, जैसे पहली चीज़ धर्म विरोधी राज्य की बात की जाए, तो यहाँ पे पूरी तरह से धर्म सभी धर्मों का विरोध करें। एक धर्म का नहीं, सभी धर्म का विरोध करेंगे, इनके अनुसार कोई धर्म होना ही नहीं चाहिए। सभी धर्मों का विरोध। अगर बात करें कि सभी धर्मों का विरोध करेंगे तो एग्ज़ाम्पल किसको रखेंगे? तो यहाँ पे ज एग्ज़ाम्पल आप रख सकते हैं चीन का, या फिर आप रख सकते हैं क्यूबा का। ये कैसे हैं? ईटीसी यहाँ पे डाल दीजिए। ये कैसे धर्म होते हैं? ये आपके जो है स्टेट कैसे हैं? ये आपके राज्य के विरोधी हैं, धर्म के विरोधी। यहाँ पे इन राज्यों में कोई भी धर्म आपका नहीं पाया जाता। यहाँ पे क्या है? अपना विशेष धर्म मानते हैं, धर्म सापेक्ष अपना विशेष धर्म मानते हैं। ये चीज़, अगर अपना विशेष धर्म बेटा मानेंगे, तो यहाँ पे कौन-कौन से स्टेट ऐसे हैं, अगर एग्ज़ाम्पल लेने की बात आएगी, तो आप उनको याद रखिएगा। यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश अपना विशेष धर्म मानता है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो गए। ये सब किसको? ये सब इस्लाम को मानते हैं। ये दोनों किसको मानते हैं? इस्लाम को मानते हैं। वहीं पे बर्मा हो गया, बर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया। ये किसको मानते हैं? ये आपके बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म को अपना वो मानते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। इसमें भारत इस कैटेगरी में, अभी दोनों कैटेगरी में भारत नहीं आएगा। भारत किस कैटेगरी में आएगा? तो भारत तीसरी कैटेगरी में आएगा। इसमें क्या है? इसमें आपका धर्म निरपेक्ष राज्य कहा गया है। धर्म के मामले में तटस्थ रहना है, हस्तक्षेप ना करें। धर्म के मामले में तटस्थ, ठीक, ये इसका है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, तो पहला तो आपका यूएसए हो जाएगा। यूएसए आपका हो जाता है, इसके साथ में आपको यहाँ पे भारत रखना है। भारत जो है ईटीसी कई सारे आपके जो है राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी धार्मिक व्यवस्था को अपनाया जाता है। तो बताइए बेटा, यहाँ तक का क्लियर हो गया सारी चीजें? तो आज हमने मुख्यतः किन किन चीजों को बात किया? हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को समझा। एक अपना समाजवाद को समझा है कि समाजवादी व्यवस्था क्या है, कैसे आई, किस समाजवादी व्यवस्था होती क्या है, उन चीज को समझते हैं। दूसरा हमने धर्म निरपेक्षता या पंथ पंथ निरपेक्षता को समझा, जिसमें हमने सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर कर लिया है। यहाँ तक बेटा सब कुछ क्लियर हो गया? तो आज के इस सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, तो हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, जीएस स्टडी बाय संतोष सर, वहाँ पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन अपना डालिएगा, हम उस क्वेश्चन को आपको जवाब देंगे और उस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहते हैं। जाने के पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नया वीडियो जाए तो तुरंत आपको वीडियो मिल जाए। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।